सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो सेना को कठोर और ठोस कदम उठाने के आदेश दे दिए गए। साफ यह किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से भी, क्योंकि इससे पहले सीज फायर को लेकर जब खबर आई थी, पहले एमईए ने प्रेस ब्रीफिंग की थी और 42 सेकंड में अपनी बात कहकर उस वक्त विक्रम मिस्री चले गए थे। बाद में सेना की तरफ से ऑफिशियल एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी। संजीव, आपने सुना, और सेना को साफ आदेश हैं ठोस कार्रवाई करने के, जवाब देने के। अब सवाल इसी को लेकर है, फिलहाल किस तरह की अपडेट्स वहां से मिल पा रही है बॉर्डर एरिया से? क्योंकि अगर इस पूरी टाइमलाइन को हम देखें, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, थोड़ा सा पूरी टाइमलाइन को देखें, 5:30 बजे शाम के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आता है, एक्स पर पोस्ट आता है। उसके बाद 6 बजे फिर उसके कुछ देर बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री उनकी तरफ से एक्स पोस्ट आता है। 6 बजे के आसपास हम भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होती है और यह साफ हो जाता है कि शाम के 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। लेकिन महज 3 घंटे बाद, यानी कि 8 बजे के बाद ही खबर आ जाती है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में ड्रोन देखे जाने की, पंजाब के इलाके में ड्रोन देखे जाने की। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया जाता है बड़े गुस्से में कि ये किस तरह का सीज फायर है ये। संजीव, मकसूद, देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो आपने बताया, ये दरअसल इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान की स्थिति बड़ी नाजुक है। वहां जो फैसले लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, दरअसल वो फैसले लेते नहीं हैं, और जो फैसले लिए जाते हैं वो अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार है, और हम जैसे डेमोक्रेसी, या फिर अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम चुने हुए सरकार के नुमाइंदों से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बात करते हैं। लेकिन ये तो अपने आप में अजीब बात है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को सेना चुनती है, और चुना कोई भी गया हो, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको सेना चाहती है। और जाहिर है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर फैसले भी सेना ही लेगी। तो ऐसा लगता है कि ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में पूरी सहमति मुनीर की नहीं है, और जनरल मुनीर इसी बात की नाराजगी इनके अपने प्यादों के जरिए दिखा रहे हैं। रात 8 बजे से जो एक तरह से शेलिंग शुरू हुई और उसके बाद ड्रोन का भेजा जाना शुरू हुआ, बड़े धैर्य का परिचय दिया भारत ने, और जानबूझ करके प्रतीकात्मक तरीके से इस तरह के ड्रोन्स भेजने का मतलब ये साफ है कि हम नहीं मानेंगे इस समझौते को। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा समझौता, तो भारत सीधे सीधे इस समस्या को एड्रेस करने के लिए तैयार है। वो इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप है या ये आर्मी की लीडरशिप है और दोनों के बीच तालमेल नहीं है। बड़ी खुली स्थिति वहां हो गई है, दो फाड़ में पाकिस्तान दिखाई पड़ता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप एग्रीमेंट करती है वो तो ऐसा लगता है कि बेकार सा है। आखिरकार डीजीएमओ सामने आए हैं, वो भी तो सेना से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने अगर एग्रीमेंट कर लिया और उस पर हर्ष जता दिया शहबाज शरीफ ने, तो फिर जनरल असीम मुनीर को क्या दिक्कत है। लेकिन उनके लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है। इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भारत को एक लकीर खींचनी थी, और बहुत ही सोच समझ करके सरकार में पिछले 3 घंटे मंथन चलता रहा है। प्रधानमंत्री के निवास पर बैठक भी हुई है, और उसका नतीजा सब कुछ जो विचार मंथन हुआ है वो ये हुआ है कि हम एक लकीर खींचेंगे, और उस लकीर के माध्यम से इस बात को हम कहेंगे कि स्थिति की गंभीरता को आप समझिए। एक समझौता हुआ है जिसके तहत हम उस समझौते के शब्दों को लेटर एंड स्पिरिट में मानने के लिए तैयार हैं, और अगर आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई गिला नहीं है। हम अभी से शुरू हो जाएंगे, आज से ही शुरू हो जाएंगे, और आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है आने वाले कुछ घंटों में पता लगेगा मकसूद, कि क्या पाकिस्तान सचमुच इस समझौते की गंभीरता को बहुत तरीके से महसूस कर पा रहा है, या फिर वहां पर सेना जो है वो पागलपन की हद तक पहुंच गई है और वो अपने देश का ही अहित करना चाहती है। भारत की तरफ से अब कोई भी कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होगी अगर उल्लंघन होता है। विक्रम मिश्री साहब के बयान से ये साफ जाहिर है। संजीव, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिर ये फ्यूल कहां से मिला। लेकिन इस सबके बीच आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ सुहाफ, सबसे पहले आप ही की तरफ से खबर आई थी कि कैसे ड्रोन देखे गए थे, कैसे सीज फायर का वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से। फिलहाल इस वक्त मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, करीब एक घंटे आधे घंटे तक मान लीजिए वो होता रहा है यहाँ श्रीनगर में। एक के बाद एक ड्रोन हमने देखे आसमान में और तुरंत उन ड्रोन्स को उड़ाने की कार्रवाई शुरू हो गई। ये जो सिलसिला है करीब आधे घंटे तक लगभग होता रहा और आधे घंटे के भीतर ही फिर पूरी खामोशी छा गई। जितने भी ड्रोन है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली, करीब कश्मीर घाटी में 20 ड्रोन यहाँ पर उड़े थे और उन सभी ड्रोन्स को यहाँ जो आर्म्ड फोर्सेस का एंटी ड्रोन सिस्टम है, यहाँ जो एरियल डिफेंस है, उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। और ये जो हमें जानकारी दी गई कि श्रीनगर के अलावा दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और उत्तरी कश्मीर के पट्टन बारामूला इलाके में ये सारे ड्रोन देखे गए थे। और अचानक से जिस प्रकार से सीज फायर वायलेशन को हमने देखा कि पहले तो जो सीज फायर दोनों देशों के बीच में अनाउंस हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद पहले तो युद्ध विराम उल्लंघन नियंत्रण रेखा पर शुरू हो गया। एक तरफ पुंछ राजौरी तो दूसरी तरफ यहाँ कश्मीर घाटी के उड़ी सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया आरएसपुरा, यहाँ जब सीजफायर वायलेशन शुरू हुआ तो उसी बीच फिर खबर आई कि एकदम से जम्मू से लेकर उधमपुर और श्रीनगर और कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में ये ड्रोन अटैक शुरू हो गए हैं। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम जल्दी ही एक्टिवेट हो गया हर जगह पर और सारे ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया गया। और कश्मीर घाटी में जो 20 ड्रोन गिराए गए उसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी हानि नहीं हुई, सफलतापूर्वक सारे ड्रोन्स को उड़ा दिया गया। सूत्रों से हमें यह भी उस समय जानकारी मिली कि 4 ड्रोन श्रीनगर के आर्मी बेस हेडक्वार्टर 15 कोर के पास वहां पे उतारे गए। वहां उन्हें ट्रैक करने के बाद नष्ट कर दिया गया और श्रीनगर एयरपोर्ट के पास भी इसी प्रकार से ड्रोन देखे गए थे, वहां पर भी नष्ट कर दिया गया। और जो दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपुरा, अनंतनाग और शोपियां इलाकों में, वहां पर भी ये ड्रोन्स जो है आर्मी फॉर्मेशंस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी सफलतापूर्वक इन्हें नष्ट कर दिया गया। तो जो सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था उसके तुरंत बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद ही ये सारी हमें घटनाएं देखने को मिली। नियंत्रण रेखा से लेकर जो अंदरूनी शहरी इलाके हैं, टाउन्स है, यहाँ पर ये सब जब होने लगा तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री समेत सभी लोग हैरान रह गए कि आखिरकार युद्ध विराम जो यहाँ पर दोनों कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान में अनाउंस हो गया था, लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब जो है ये लड़ाई रुक गई है। लेकिन जब अचानक से दोबारा से बॉर्डर से लेकर जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर धमाकों की आवाज आने लगी तो लोग सारे इसको लेकर परेशान हो गए और ये पूछते रहे कि आखिरकार ये कैसा आसिफ, एलओसी से या इंटरनेशनल बॉर्डर से किस तरह की वहां पर खबरें हैं फिलहाल? क्या फायरिंग अभी वहां हो रही है या फायरिंग पूरी तरह से रुक गई है? वो 8 बजे के बाद जो अचानक से ड्रोन का आना और फायरिंग का होना जो हुआ था, फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति वहां से है? देखिए, ये अब रुक चुका है। जो एलसी और अंदरूनी इलाकों में वो फायरिंग हो गई थी, जिस प्रकार से वो निशाना बनाया गया था, वो करीब आधे घंटे तक यहाँ पर चलता रहा। लेकिन उसके बाद अब ये पूरा सिलसिला रुक चुका है। इस समय अब ना तो एलसी पर कोई फायरिंग हो रही है, ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई फायरिंग हो रही है और श्रीनगर में भी अब खामोशी छाई है। कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में जो इस ड्रोन अटैक के बाद तुरंत ब्लैकआउट हो गया था, वो भी अब यहाँ पर ठीक हो गया है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैक्सिमम इलाकों में रेस्टोर कर दी गई है। लगातार पिछले हम 3 दिनों से देख रहे हैं आसिफ, उन तमाम जगहों को जिसको टारगेट करने की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, क्या एक बार फिर से उन्हीं जगहों को टारगेट करने की कोशिश भी ड्रोन के जरिए? लगातार ड्रोन ही वहां से आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, तो ये सीज फायर होने के बावजूद भी क्या उन्हीं इलाकों को टारगेट करने की कोशिश भी? एक इस सवाल का जवाब प्लीज।
देखिए, जो युद्ध विराम उल्लंघन हुआ ये लगभग उन्हीं इलाकों में हुआ जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे। सांबा से लेकर आरएसपुरा, अरनिया या जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भी हुआ और वहां पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था। इसी तरह से राजौरी, पुंछ में हुआ, वहां पर भी पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था। कश्मीर घाटी में, उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा में हुआ, वहां पर भी पिछले कई दिनों से लगातार हो रहा था। लेकिन जो ड्रोन अटैक हुए वो कुछ ऐसी जगह थी जहां पहले भी हुआ था, जैसे कि उधमपुर हो या जम्मू का मेन सिटी इलाका हो, वहां पर पहले भी ये ड्रोन अटैक हुए थे। इसी तरह से श्रीनगर का एयरपोर्ट इलाका है, वहां पर भी पहले हुए थे। लेकिन जैसे श्रीनगर के लाल चौक के पास बादामी बाग एरिया के क्लोज, वहां पर आज पहली बार इस तरह का ड्रोन अटैक देखने को मिला। उसी तरह से दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में वहां पर आज पहली बार देखने को मिला। शोपियान और पट्टन इलाके जो है दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के इलाके, वहां पर भी पहली बार देखने को मिला। तो कोई कुल मिलाकर इस तरह से कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर पहले भी हुआ था और कुछ ऐसे भी इलाके थे जहां आज ये रिपीट हुआ। आसिफ, रोकेंगे एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। रात करीब 11:35 पर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश को संबोधित करेंगे। रात 11:35 का वक्त बताया जा रहा है। शहबाज शरीफ अपने देश को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर। इस पर भी हमारी नजरें बने रहेंगी कि अब पाकिस्तानियों को संबोधित करने के दौरान शहबाज शरीफ यानी कि उनके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, कि आखिर सेना उनके काबू में क्यों नहीं है, सीज फायर के बावजूद वायलेशन क्यों रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर जगदीप दहिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दहिया सर, शाम 5 बजे सीज फायर होता है और 8 बजते बजते अंधेरा जैसे ही हुआ उसके कुछ ही देर बाद एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान करता है। गोलीबारी की खबरें भी आती हैं और ड्रोन फिर से भेजे हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में दिखाई दिए बल्कि पंजाब के इलाके में भी, राजस्थान के इलाके में भी। इसकी एक जो सीजफायर वायलेशन हुआ ना, इसको अगर आप उसका विश्लेषण करें तो आपको एक साफ चीज नजर आती है कि पाकिस्तान में कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं है। भाई हुक्म हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो नीचे तक पहुंचने में क्या वजह हुई, क्यों नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और भारतीय सेना ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया, कुछ एक इलाकों में जवाब भी दिया है, जैसा कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है कि इंडियन आर्मी उसका जवाब दे रही है। और दूसरी बात, ये जो सीजफायर हुआ था ना, इसकी जो फ्रेजिलिटी, इसकी ये कमजोर, सबसे कमजोर कड़ी थी, वो कमजोर कड़ी थी कि डीजीएमओ लेवल पे हुआ। डीजीएमओ इंडियन आर्मी का एक स्टाफ अफसर है, वो तो वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है, जो कि चीफ को रिपोर्ट करता है। ये तो पूरा देश का युद्ध था, देश का युद्ध था, तो इसके अंदर तो एयरफोर्स बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थी, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उसके बाद सीसीएस थी। तो ये तो जिस लेवल पे ये निगोशिएट हुआ है, ये उसकी इस सीज फायर वॉल्यूशन की ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। क्या पॉलिटिकल लीडर्स ने आपस में बात की थी क्या, या सिर्फ डीजीएमओ लेवल पे छोड़ दिया गया इसको? तो इसकी सबसे कमजोर कड़ी इस सीज फायर की, जिस लेवल पे ये डिसाइड हुआ, ये वजह हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक्स पर पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बाद यह बताना कि बीती रात लंबी बातचीत हुई दोनों देशों के बीच, तब जाकर ये सीज फायर तक पहुंचे हैं। लेकिन वो चंद घंटों बाद ही अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, ये सबको पता है पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, वहां पर आर्मी हुकूमत करती है, सरकार नहीं हुकूमत करती है। लेकिन पाकिस्तान को फ्यूल कहां से मिल रहा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले चीन की तरफ से भी एक बयान आया कि हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कभी टर्की उसके साथ खड़ा नजर आता है, जो ड्रोन नजर आए हैं वो टर्की मेड ड्रोन्स हैं। ये फ्यूल कहां से उसको मिल रहा है, कि क्या यही वजह है? ये फ्यूल जो उसको मिल रहा है ना, ये चाइना से मिल रहा है, और चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है इस सीज फायर की वायलेशन में। अगर आप चाइना के कमेंट्स देखें, चाइना का जो पहला कमेंट आया था उसमें विरोधाभास था। उसमें पहले बोला कि भाई हुई रिग्रेट जो इंडियन आर्मी ने, आर्म फोर्सेस ने, भारत ने जो कार्रवाई की है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हम इससे चिंतित हैं कि, और साथ दूसरी स्टेज पे, सॉरी, और विरोधाभास ये था कि उन्होंने बोला कि भाई हम जो भारत ने कार्य किया है वो रिग्रेटफुल है,
और इसके साथ साथ उन्होंने बोला हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। दूसरी स्टेटमेंट चाइना की आई कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये युद्ध जो एस्केलेट हो रहा है, इससे वो चिंतित हैं। इसका मतलब वो अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध एस्केलेट हो रहा था, उसी तरह से चाइना की स्टेटमेंट भी एस्केलेट हो रही थी। और अभी जो स्टेटमेंट आई है कि वो पाकिस्तान के साथ है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ चाइना का है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। वो लगातार इस तरह के इंडिकेशन थे। सर आप बने रहिए, अपने हिसाब से बात करते रहेंगे। संजीव से एक एमईए की जो ब्रीफिंग अभी हुई थी उसको बिटवीन द लाइन में समझने की कोशिश करूंगा। संजीव, एमईए की तरफ से विक्रम मिस्री जब आए, उन्होंने कहा सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। वो शाम को ये कह दिया था कि हम ठोस और मजबूत कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद निंदनीय है। अतिक्रमण शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप जरा इसे बताइए। देखिए, शब्दावली बड़ी मायने रखती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और जाहिर है कि ये अतिक्रमण वायलेशन जो है, सीज फायर वायलेशन, ये अपने आप में उस घटनाक्रम के बाद नहीं होनी थी जो कि शाम में घटित हुई थी। और बड़ा स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान दो सॉवरेन मुल्क है, और दोनों की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई समझौता हुआ है तो उसका अनुपालन दिनों, महीनों और सालों में होते रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार के पास कुछ ऐसे इनपुट आए हैं जो कि अभी वो साझा नहीं कर रही है, लेकिन उसको एक्शनेबल कर दिया गया है। कुछ ऐसे इनपुट जो ये बताता है कि ये जो अभी समझौता हुआ है, ये समझौता सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको शायद मान्य नहीं है, और सभी स्टेक होल्डर्स को अगर मान्य नहीं है तो फिर जाहिर है कि इसका उल्लंघन होगा, और उस उल्लंघन की प्रक्रिया को आपने देखा कुछ देर पहले शुरू भी कर दिया गया है। अगर सभी स्टेक होल्डर्स की हम बात करें तो और कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? पहले तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी दो खांचे हैं। एक तो सरकार का खांचा है, राजनीतिक नेताओं का खांचा है, और दूसरा वहां के सैन्य लीडरशिप की बात है, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है। पर ये दो खांचे जो हैं वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट होते हैं, चलती है, वो राजी नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे टर्की है। तो क्या ये सारे मुल्क पीछे लग गए और उन्होंने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं इस तरह की? और क्या ये इनपुट आ गया है भारत सरकार के पास? फिलहाल हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जो इतनी रात गए विदेश मंत्रालय की तरफ से, या यूं कहें भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसने की उन शब्दावली पर अगर ध्यान दे विक्रम मिस्री साहब के, तो इस पूरे समझौते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत का भी जिक्र हो रहा था। अब सोमवार को दोपहर 12 बजे का वक्त फिर से बताया जा रहा है, 12 तारीख को 12 बजे। तब क्या बात होगी जब 3 घंटे बाद ही सीज फायर आपने तोड़ दिया? क्योंकि खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया था कि सीज फायर किया जाए। देखिए, ये कोई डीजीएमओ की कोई भूमिका है ऐसा तो है नहीं। आप जानते हैं कि ये सरकारों के बीच की बात है, पर यह जरूर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने किस अधिकारी को चुना और किस अधिकारी के जरिए ये दोनों देश आपस में मिले, डीजीएमओ के स्तर पर मिले। अच्छी बात है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, पर जहां दो मुल्कों का सवाल है, क्या कोई और स्तर हो सकता था? ये प्रश्न तो तब भी दिमाग में आया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों बात करते हैं, लेकिन जो जानकार है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन सीमा पर मान लीजिए स्कर्मिशेस हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। ये इतनी बड़ी बात थी जिसमें कि दो देश युद्ध में जा रहे हैं और उनको बीच में रोकना है, तो क्या डीजीएमओ स्तर सही स्तर था? एक तो वो दिक्कत उस वक्त आई थी, लेकिन विक्रम मिस्री साहब उस वक्त चले गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया था कोई भी सवाल का। दूसरा, यहां पर ये प्रश्न सामने आ गया था कि अमेरिका की जो भूमिका थी वो एक तरफा अचानक से हमें सामने आती हुई दिखाई पड़ती है। कोई क्रम होता है, कोई प्रोसेस होती है।